नमस्कार। कक्षा 7 की चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य का प्रश्न आज हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार किस रूप में मौजूद थे? तो 7वीं सदी आते आते बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो थे वह राजा सामंत के मातहत के रूप में मौजूद थे। सामंत अधिक सत्ता और संपदा प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्या घोषित करते थे? तो सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर कहते थे। कभी कभी सामंत अपने स्वामी के आधिपत्य से क्या कर सकते थे? तो कभी कभी सामंत अपने स्वामी के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। राष्ट्रकूटों का उदाहरण किस क्षेत्र में मिलता है? तो राष्ट्रकूट का उदाहरण दक्कन के क्षेत्र में मिलता है। राष्ट्रकूट शुरुआत में किन राजाओं के अधीन थे? तो राष्ट्रकूट जो है चालुक्य राजा के अधीन होते थे। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने क्या किया? तो दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी से युद्ध किया और उसे हरा दिया। दंती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान किया? तो हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान दंती दुर्ग ने किया था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ होता है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसकी सहायता से संपन्न होते थे? तो ब्राह्मणों के द्वारा हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराया जाता था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से क्या हासिल होता था? तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से याजक क्षत्रिय बन जाता था। तो क्षत्रिय बनने के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था। कदम्ब मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो कदम्ब मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण थे। कदम्ब मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार ने क्या पेशा अपनाया? तो ये दोनों शस्त्र और सैन्य पेशा अपनाया था। ब्राह्मण से ये सैनिक बन चुके थे। कदम्ब मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार ने किस राज्य में अपना राज्य स्थापित किया? तो कदम्ब मयूरशर्मन कर्नाटक और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था। नए राजाओं में से कई ने कौन कौन सी भारी भरकम उपाधियां धारण की? तो नए राजाओं में भारी भरकम उपाधियां जो थी वह था महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। इन राजाओं के दावों के बावजूद वे किसके साथ अपनी सत्ता साझा करते थे? तो राजाओं के बावजूद अपनी सत्ता का साझा सामंत, किसान, व्यापारी, ब्राह्मण संगठनों के साथ करते थे। उस दौर में एक शासक बनने के लिए किस रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण माना जाता था? तो शासक बनने के लिए क्षत्रिय क्षत्रिय पैदा होना महत्वपूर्ण माना जाता था। पुराने राज्यों में उत्पादकों से संसाधन क्यों इकट्ठा किए जाते थे? तो पुराने राज्यों में उत्पादकों से संसाधन इकट्ठा क्यों किए जाते थे? तो वो कर के रूप में और राज्य के कामों के लिए इकट्ठा किए जाते थे। उत्पादकों से प्राप्त संसाधन किस रूप में वसूलते थे? तो उत्पाद का हिस्सा या लगान के रूप में वसूला जाता था। व्यापारियों से राजस्व कैसे लिया जाता था? तो कर और शुल्क के माध्यम से व्यापारियों से राजस्व लिया जाता था। तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेख में कितने प्रकार के करों का शब्द है? तो तमिलनाडु के चोल वंश में 50 करों का उल्लेख किया गया है। सबसे अधिक उल्लेखित कर कौन सा था? तो बेट्टी
बेटी का अर्थ जबरन श्रम होता है। बेटी कर का अर्थ क्या है? तो जबरदस्ती श्रम कराना, जबरन श्रम कराना। करमाई कर किसके लिए लिया जाता था? तो करमाई कर भू राजस्व या जमीन के लिए लिया जाता था। राजस्व और संसाधन किस कामों में इस्तेमाल होते थे? तो राजस्व और संसाधन का इस्तेमाल मंदिर, दुर्ग निर्माण और युद्ध के लिए किया जाता था। राजस्व वसूली के पदाधिकारी कैसे चुने जाते थे? तो राजस्व वसूली के पदाधिकारी प्रभावशाली परिवारों के बीच से चुने जाते थे। पदाधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती थी? तो वंशानुगत पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। सेना में पदाधिकारी आमतौर पर कौन होते थे? तो राजा के निकट संबंधी जो होते थे, सेना के पदाधिकारी होते थे। संसाधन और कर वसूली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य का संचालन करना, मंदिर बनाना, दुर्ग निर्माण करना, युद्ध लड़ना, संसाधन और कर वसूली का उद्देश्य होता था। प्रशस्तियों में कौन सा तथ्य हमेशा सत्य नहीं होता है? तो भूमि का विवरण प्रशस्तियों में सत्य नहीं होता। प्रशस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशस्तियों का मुख्य उद्देश्य था कि शासक को शूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में दिखाना, उसका वर्णन करना। प्रशस्तियां कौन रचता था? तो विद्वान ब्राह्मण प्रशस्तियां की रचना करते थे। नागभट्ट की ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति में किन राज्यों के शासकों का उल्लेख है? तो नागभट्ट के ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति में आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग राजाओं का उल्लेख है। नागभट्ट के कनौज के शासक को किस युद्ध में हराया? तो नागभट्ट ने त्रिपक्षीय युद्ध में कन्नौज के शासक को हराया था। नागभट्ट के किन अन्य राजाओं को पराजित किया? तो नागभट्ट ने वंग, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स और मत्स्य राजाओं को पराजित किया था। राजा लोग किसके माध्यम से भूमि अनुदान देते थे? तो राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। भूमि अनुदान किस रूप में दर्ज किया जाता है? तो ताम्र पत्रों के रूप में भूमि अनुदान दर्ज किया जाता था। ताम्र पत्रों पर क्या लगा होता था जो प्रमाणित करता था कि यह आधिकारिक है? तो राजसी मुहर होते थे ताम्रपत्र पर, जिससे प्रमाणित होता था कि वह ताम्रपत्र दिया गया है राजा के द्वारा। ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो ताम्रपत्र संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण था। दूसरे राजाओं ने भी अपने दावों के लिए किसका इस्तेमाल किया? तो भूमि अनुदान, प्रशस्तियां का इस्तेमाल किया था। प्रशस्तियां, भूमि अनुदान क्यों महत्वपूर्ण माने जाते थे? तो शासक की उपलब्धियों को प्रचार या प्रशासनिक वैधता के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते थे प्रशस्तियां। चोल भूमि अनुदान में भूमि की सीमाएं कैसे चिन्हित की जाती थी? तो चोल भूमि अनुदान में भूमि की सीमा मिट्टी की मेड़ बनाकर या आड़ी बनाकर या कांटेदार झाड़ियों से घेर कर की जाती थी। इस भूमि अनुदान में किन किन चीज़ों का उल्लेख होता था? तो भूमि अनुदान में फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चरागाह, गांव, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब की मछलियाँ, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलों का वर्णन किया जाता था। भूमि पाने वाला व्यक्ति किस रूप में कर वसूल करता था? तो भूमि पाने वाला व्यक्ति न्यायाधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने, पान के पत्तों पर कर, बुने हुए कपड़ों पर और वाहनों पर कर वसूलते थे।
भूमि पाने वाला व्यक्ति भूमि पर क्या निर्माण कर सकता था? तो बड़े कमरे बना सकते थे, बड़े छोटे कुएं खोद सकते थे, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगा सकते थे। भूमि पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूमि पर भूमि पर पानी की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता था? तो तटबंध बनाए जाते थे, नहरों का निर्माण किया जाता था। इस भूमि अनुदान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि अनुदान का मुख्य उद्देश्य भूमि के उपयोग और संसाधनों पर अधिकार, कर वसूलने की शक्ति, सिंचाई सुनिश्चित करना था। 12वीं सदी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास किसने लिखा? तो 12वीं सदी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास कल्हण के द्वारा लिखा गया है और कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण ने अपना वृत्तांत तैयार करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया है? तो कल्हण ने शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास का उपयोग किया था। कल्हण की कृति प्रशस्तियों के लेखक से किस प्रकार भिन्न थी? तो कल्हण की कृति प्रशस्तियों से शासकों और उनकी नीतियों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भिन्न थी। 12वीं सदी में कल्हण की कृति क्यों असाधारण मानी जाती थी? तो शासक प्रशासन की आलोचनात्मक दृष्टि से कल्हण की कृति जो है 12वीं सदी में असाधारण मानी जाती थी। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से राजवंश संघर्षरत थे? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश संघर्ष रहे। इतिहासकारों ने कन्नौज पर लंबे समय तक चले युद्ध को किस रूप में वर्णित किया? तो त्रिपक्षीय युद्ध में इतिहासकारों ने कन्नौज पर चले युद्ध का वर्णन किया। शासक अपने राज्य और संसाधन का प्रदर्शन कैसे करते थे? तो शासक अपने राज्य का प्रदर्शन करते थे बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर। सुल्तान महमूद किस क्षेत्र का शासक था और कब तक शासन किया? तो सुल्तान महमूद अफगानिस्तान का शासक था। 997 से 1030 तक शासन किया था। सुल्तान महमूद का प्रमुख लक्ष्य उपमहाद्वीप पर आक्रमण करना था। संपन्न मंदिर पर आक्रमण करना सुल्तान महमूद का कार्य था और सोमनाथ पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद द्वारा लूटा गया धन कहाँ खर्च किया जाता था? तब महमूद ने राजधानी के वैभवशाली निर्माण करने में लूटा गया धन को खर्च करते थे। सुल्तान महमूद ने गुजरात के किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सुल्तान महमूद ने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। सुल्तान महमूद ने अपने शासन क्षेत्र का लेखा जोखा तैयार करने के लिए किस विद्वान को नियुक्त किया? तो सुल्तान महमूद ने अलबरूनी को नियुक्त किया था लेखा जोखा तैयार रखने के लिए। अलबरूनी की कृति का नाम क्या है? तो अलबरूनी की कृति का नाम किताब उल हिंद है। चहमानों का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? चहमानों का मुख्य क्षेत्र दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र था। पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को कब हराया और कब सुल्तान मोहम्मद गोरी से हार गया? तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज हार गया। चहमानों को अपने क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ करना पड़ता था? चहमानों का अपने क्षेत्र का विस्तार केवल पश्चिम की ओर करना पड़ता था। चोल वंश की सत्ता किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो चोल वंश की सत्ता कावेरी डेल्टा में शुरू हुई थी। मुटरियार कौन थे? मुटरियार कावेरी डेल्टा
के छोटे मुखिया परिवार का नाम था। उरैयार के चोल वंशीय प्रमुख विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य किस पर कब्जा किया? तो विजयालय ने 9वीं सदी में मुट्टियारो का कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया। विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने के बाद क्या बनाया? तो तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर कब्जा करने के बाद बनाया था। विजयालय के उत्तराधिकारी किस प्रकार अपने राज्य का विस्तार करते गए? तो विजयालय के उत्तराधिकारी पड़ोसी इलाकों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। राजा राज प्रथम को किस वर्ष राजा घोषित किया गया? तो 985 ईस्वी में राजा राज प्रथम को राजा घोषित किया गया। राजा राज प्रथम के समय चोल साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ? तो दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके में राजा राज प्रथम के चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजा राज प्रथम ने अपने शासन में क्या किया? तो प्रशासन का पुनर्गठन किया था राजा राज प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने किस प्रकार अभियान चलाया? तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर अभियान चलाया था। राजेंद्र प्रथम ने इन अभियानों के लिए क्या बनाया? तो राजेंद्र प्रथम ने जल सेना का निर्माण किया था। राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए बड़े मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए बड़े मंदिर तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम में स्थित है। चोल मंदिर का मुख्य महत्व केवल पूजा आराधना में था या और भी था? तो चोल मंदिरों का मुख्य महत्व केवल पूजा आराधना में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी था। मंदिर के आसपास रहने वाले विशेषज्ञ कौन थे? तो मंदिर के आसपास जो रहते थे वह पुरोहित होते थे, मालाकार होते थे, बावर्ची, संगीतकार और नर्तक होते थे। चोल मंदिर की आर्थिक संपन्नता किससे जुड़ी थी? तो शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि उपज से जुड़ी थी। चोल शिल्पों में सबसे विशिष्ट कौन सा काम था? तो चोल शिल्पों में कांस्य की प्रतिमा बनाना सबसे विशिष्ट काम था। चोल कांस्य प्रतिमा किसके लिए अधिक बनाई जाती थी? तो देवी देवताओं के लिए और कुछ भक्तों के लिए भी बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाओं की वैश्विक मान्यता क्या है? तो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती थी चोल कांस्य प्रतिमा। चोल की कई उपलब्धियां किस क्षेत्र में हुए विकास से संभव हुई? तो कृषि क्षेत्र में चोल की कई उपलब्धियां का विकास हुआ था। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले किस प्रकार विभाजित होती थी? तो छोटी छोटी शाखाओं में कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी भागों में बट जाती थी। कावेरी नदी की शाखाओं का पानी कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो कावेरी नदी की शाखाओं का पानी कृषि के लिए खेतों में उपजाऊ मिट्टी और आवश्यक आर्द्रता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण था। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई 5वीं और 6वीं शताब्दी में। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया जाता था? तो तटबंध और नहरों का निर्माण किया जाता था। चोलों के समय में एक साल में कितनी फसलें उगाई जाती थी? तो चोल के समय में 3 फसलों को उगाया जाता था एक साल में। सिंचाई के लिए किन पद्धतियों का इस्तेमाल होता था? तो कुएं और बारिश के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। सिंचाई के काम में क्या आवश्यक था? तो योजना, श्रम, संसाधनों का व्यवस्थित प्रबंधन करना सिंचाई के काम के लिए आवश्यक था। इन गतिविधियों में किसका सक्रिय योगदान था?
नए शासक और गांव में रहने वाले लोग सिंचाई के कार्यों को में सक्रिय थे। किसानों की बस्तियां, जिन्हें ऊर कहते थे, किसान की बस्ती को हम लोग ऊर के नाम से जानते हैं, किसके साथ बहुत समृद्ध हो गई? तो सिंचित खेती के साथ किसानों की बस्ती ऊर समृद्ध हो गई थी। ऊर जैसे गांवों के समूह को क्या कहते थे? तो ऊर जैसे गांवों के समूह को हम नाडू के नाम से जानते थे। ग्राम परिषद और नाडू किस प्रकार कार्य करते थे? तो न्याय और कर वसूली के लिए ग्राम परिषद और नाडू कार्य करते थे। बिल्लाल जाति के धनी किसानों को चोल सरकार ने किस काम में नियंत्रण दिया? तो नाडू और प्रशासनिक कामकाज में बिल्लाल जाति के धनी किसानों को चोल सरकार ने नियंत्रण दिया था। धनी भूस्वामियों का चोल राजाओं ने कौन कौन सी उपाधि दी? तो धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने मुबेर्दवेलन और अरैयार कहा। चोल अभिलेखों में भूमि की कितनी मुख्य कोटियां उल्लेखित थी? तो चोल अभिलेख में भूमि की 5 कोटियां उल्लेखित है। बेल्लन वगाई भूमि किसके पास थी? तो बेल्लन वगाई भूमि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के पास थी। ब्राह्मदेय भूमि किसे दी जाती थी? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को ब्राह्मदेय भूमि कहते हैं। साला भोग भूमि उपयोग के लिए किसके लिए उपयोग के लिए होता था? तो साला भोग भूमि विद्यालय के रखरखाव के लिए होते थे। देवदान भूमि किसे दी जाती थी? तो देवदान मंदिर को उपहार में भूमि दी जाती थी। पल्ली चंदम भूमि किसके लिए थी? तो पल्ली चंदम भूमि जैन संस्था को दान में दी गई जमीन थी। प्रत्येक ब्राह्मणदय की देखरेख कौन करता था? तो प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की सभा प्रत्येक ब्राह्मणदय भूमि की देखरेख करता था, और ब्राह्मणदय भूमि ब्राह्मण को दान में दी गई जमीन थी। नगरम किसके किसके नाम से जाना जाता है? नगरम व्यापारियों का संघ के नाम से जानते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा की सदस्यता के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? तो उत्तर मेरूर अभिलेख की में सभा की सदस्यता के लिए तालपत्र के छोटे टिकट और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को कौन सी संपत्ति होनी चाहिए? तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को घर होनी चाहिए थी। सभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? तो सभा का सदस्य बनने के लिए 30 से 60 वर्ष की आयु होना आवश्यक था। सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को वेदों का ज्ञान अनिवार्य था। उम्मीदवार को किन मामलों की जानकारी होना आवश्यक था? तो प्रशासनिक मामलों की जानकारी उम्मीदवार को होना आवश्यक था। पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या प्रतिबंधित था? तो पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रतिबंध था वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का क्या कर्तव्य था? तो अपने और संबंधियों के खाते जमा करने पड़ते थे। अभिलेखों में किसके जीवन के बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है? तो साधारण लोग और महिलाओं की जानकारी मिलना अभिलेखों में मुश्किल है। पेरियापुरम में पुलाया किस समूह का वर्णन करता है? तो पेरियापुरम में पुलाया समूह जो है वह खेतिहर मजदूर का वर्णन करता है।
तो दोस्तों हम लोग आज क्लास 7 का NCERT लाइन बाय लाइन पूरा कर चुके हैं चैप्टर 2। तो अगले चैप्टर में हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।